वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों कैसे हो आप लोग? मजे में ना? चलो डन। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक है बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड फैक्टर्स। उनके फैक्टर्स की स्टडी करना है बच्चों। एंड हम स्टडी करने वाले बच्चों के एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ओके, एसिड की स्ट्रेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करती है उसे आज स्टडी करना है। सबसे पहली बात आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो, दिमाग में लिखो, टैटू बनाओ कि एसिड जो होता है वो अच्छे तरीके से एसिड शुड रिलीज प्रोटॉन इजिली। प्रोटॉन एसिड रिलीज करना चाहिए। एसिड प्रोटॉन रिलीज करना चाहिए। एसिड प्रोटॉन रिलीज करना चाहिए। अगर एसिड ने प्रोटॉन रिलीज नहीं किया तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। सही है ना? चलो अब एक एग्जांपल हम लेंगे बच्चों। यहां पे देखो बहुत इजी वाला एग्जांपल। कल से लेके यही तो बात कर रहे हैं हम लोग। HX लिया, HX से क्या बनाया? H प्लस बनाया, प्लस क्या रिलीज किया? प्लस X माइनस रिलीज किया। अब एक बात दिमाग में बिठा यार, भैया देख, ध्यान से देख, कोई सुपरमैन वाली बात नहीं है। जितना stronger the HX bond difficult to release प्रोटॉन। अगर बच्चों इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है तो क्या आप रिलीज कर पाओगे इतने आसानी से प्रोटॉन को? नहीं। गया दिमाग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से एक बार, जितना HX बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितना HX बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को रिलीज करने के लिए। उतना आपको हाइड्रोजन H प्लस को रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा पूरा कंसेप्ट। ओके, अब एक बात ध्यान से देखना। मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 17 की। पहचानते हो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। इन सारों को हम क्या बोलते हैं? इन सारे गुंडे को हम बोलते हैं बच्चों हेलोजन। कौन से वाले जेंट्स? हेलोजन। ये हो गया मेरा हेलोजन। देखो मैंने लिखा है उसी पैटर्न में। फ्लोरीन का साइज स्मॉल रहता है, मतलब जैसे जैसे नीचे उतरते गए साइज, अरे क्या स्मॉल बनेगा यार? साइज इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप में क्या हुआ? डाउन द ग्रुप में तो साइज इंक्रीज हुआ। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा इससे। मैंने लिखा फ्लोरीन, मैंने लिखा हाइड्रोजन का तो साइज सेम ही रहता है, वो थोड़ी चेंज करेगा। अब मैंने लिखा क्लोरीन, उसके पास लिखा हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद मैंने लिखा ब्रोमीन, उसके पास लिखा हाइड्रोजन। उसके बाद मैंने लिखा आयोडीन, उसके बाद लिखा मेरा हाइड्रोजन। अब मुझे एक चीज बताओ, कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? ऑब्वियसली यार ये वाला। देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्योंकि देखो होगा क्या, सेंटर में प्रोटॉन होंगे, आयोडीन का साइज कुछ इतना बड़ा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। शॉर्ट में बताऊं, HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डिक्रीज। समझ में आया? फिर से एक बार, HX बॉन्ड लेंथ क्या होगा? HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ा, यहां से मतलब FH का बॉन्ड लेंथ कम है, Cl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, BRH का बॉन्ड लेंथ और ज्यादा है, IH का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा बड़ा है, तो इसे तोड़ने में आसानी हो जाएगी। अगर इसे तोड़ने में आसानी हुई तो एक बात क्लियर है,
HI जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, उससे HBr स्ट्रॉन्गर होता है, उससे HCl स्ट्रॉन्गर होता है एंड HF उसके बाद में आता है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। देखो NCERT पढ़ा रहा हूं, कुछ नई चीजें नहीं ला रहा हूं। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि डाउन दी ग्रुप जाओगे, डाउन दी ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डाउन दी ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि जनरली डाउन दी ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, या फिर डाउन दी ग्रुप में बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, क्योंकि डाउन दी ग्रुप में साइज बड़ी होती है। पेरियोडिसिटी वाला चैप्टर करना पड़ेगा, नहीं किया तो बैठ जाओ, देखो वीडियोस उनके, तब जाके क्लियर होगा कि सर जी क्या बता रहे, क्या बोल रहे। बाकी तो लगेगा कुछ नया सर मार्च से आए हैं एंड कुछ नया पढ़ा रहे हैं, ऐसा ही लगेगा ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट, मान लो मैंने लिया ऑक्सीजन, उसके बाद वाला मैंने लिया सल्फर। ये भी एक ही ग्रुप के होते हैं ना, ऑक्सीजन उसके बाद मैंने लिया सल्फर। अब देखो इसका एक ऑक्साइड भी बना रहा हूं बच्चों, H2O, इससे सॉरी इसका हाइड्राइड मैंने बनाया H2O, इसका मैंने हाइड्राइड बनाया H2S। इसे बोला जाता है पानी का मॉलिक्यूल वाटर, इसे बोला जाता है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका स्मेल रहता है ना वो रोटन एक की तरह आता है, बहुत गंदी स्मेल आती है इसकी H2S की। ओके, अब आपको पूछा गया कि इन दोनों में बेटर एसिड कौन है, विच वन इज द बेटर एसिड, बताइए। केबीसी का क्वेश्चन आया, विच वन इज द बेटर एसिड। केबीसी वाला क्वेश्चन है भैया, देखना ध्यान से देखना, इसका आंसर लगाओ क्या आएगा। बहुत सारे बच्चों ने H2S का आंसर दिया होगा एंड आई एम श्योर यू ऑल आर राइट। अब सही राइट हो, क्यों? क्योंकि डाउन दी ग्रुप जाओगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, तो हाइड्रोजन को सल्फर से अलग करना आसान हो जाएगा, उसको रिलीज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये होते हैं कंसेप्ट बच्चों, समझ में आया? कंसेप्ट दिमाग में गया कि नहीं गया? चलो बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब एक और बात, एक छोटी सी बात है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक और चीज याद रखना, आपका जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, आपका जो हाइड्रोजन वो इजीली रिलीज होना चाहिए, वो चीज तो सही है, बट वो वापिस भी नहीं आना चाहिए, वो भी इतना मैटर करता है। आपका हाइड्रोजन क्या करना चाहिए, इजीली रिलीज हो जाना चाहिए, पर वो वापिस भी नहीं आना चाहिए। सर जी क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं जा रहा। चलो समझाता हूं मैं, एक कंसेप्ट देंगे। मान लो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया बच्चों CH3OH, दूसरा एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2OH, एक लेवल हाई। ओके, सो से हाई, एक लेवल हाई। ओके, ये लिया मैंने मिथेनॉल एंड ये लिया बच्चों मैंने प्रोपेनॉल। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों की कंपैरिजन करके बताओ कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, या फिर इन दोनों में से बताओ कि कौन सा पीके का वैल्यू कम आएगा। ओके, फिर से एक बार, पीके का वैल्यू लो हुआ तो एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो के हाई हुआ, पीकेबी का वैल्यू लो हुआ तो बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो केबी का वैल्यू हाई हुआ। ओके, ये चीजें ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है। अब इस केस में देखो, आयोनाइज करके देखो, आप बनाओगे CH3O- प्लस आप बनाओगे H+। ओके, इस केस में क्या बनाओगे, इस केस में आप बनाओगे बच्चों CH3 CH2 CH2O-, CH3 CH2 CH2O- प्लस बनाओगे आप H+। बना दिया ना, सही है बच्चों, बहुत ही सही है। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, मिथेनॉल बनाया, प्रोपेनॉल बनाया, मिथेनॉल का आयोनाइजेशन करके कुछ ये बनाया एंड H+ रिलीज किया, प्रोपेनॉल को आयोनाइज करके कुछ ऐसा बनाया एंड H+ रिलीज किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान से देखनी है, अल्किल ग्रुप जो होता है, अल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर आप बताओ बच्चों ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना तो ये H+ रिटर्न हो जाएगा, इजीली रिटर्न।
ओके, अब इस केस में देखो CH3 CH2 CH2 ये तो बड़ा अल्किल ग्रुप है, अगर बड़ा अल्किल ग्रुप हुआ तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो वही H+ बहुत ज्यादा फास्ट रिटर्न हो जाएगा। साबित क्या होता है बच्चों? साबित ये होता है कि मिथेनॉल में H+ को फ्री रहने का टाइम ज्यादा मिल रहा था कंपैरेटिवली प्रोपेनॉल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मिथेनॉल अच्छा एसिड है। ओके, ये वीक एसिड है, मतलब इसका वैल्यू, इसका pK का वैल्यू, pK ऑफ CH3OH इज लोअर देन pK ऑफ CH3CH2OH। दिमाग में गया। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकली मालूम हुई है कि मिथेनॉल जो होता है वो वाटर से भी अच्छा एसिड होता है। आप बोलोगे सर वाटर को एसिड क्यों बता रहे हो? मैंने बताया था वाटर एम्फोटेरिक नेचर वाला होता है, वो अच्छे खासे तरीके से H+ भी देगा एंड अच्छे खासे तरीके से वो OH- भी देगा। समझ में आ गया? ऑलराइट, अब आप एक ही रो की बात करो, जब एक ही रो ग्रुप की बात हुई, अगर सिंगल रो की बात करो आप, तो उस केस में क्या होगा? तो सिंगल रो की जब बात आती है ना, उस केस में ध्यान रखना एटम का साइज जनरली एक सिंगल रो में एटम का साइज डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ तो उस केस में क्या, वेरी गुड, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑलराइट, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नोटबुक में लिखो, साथ में दिए गए एनिमेशन को शांति से देख लो। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एंड प्लीज don't forget to like this video, share this video, comment this video, and yes, one more thing, thank you for watching this video. Okay, bye bye, and please don't forget to watch the animation. Let's say we have a binary acid HX, where X is equal to a halogen. So X is equal to fluorine, chlorine, bromine, or iodine. If HX donates this proton, we're left with the conjugate base, which is X minus. And we saw from the previous video, the more stable the conjugate base, the more likely HX is to donate a proton. So the more stable the conjugate base, the stronger the acid. If we take a look at these four binary acids here, we have hydrofluoric acid with a pKa value of approximately +3, hydrochloric acid with an approximate pKa of -7, hydrobromic acid at -9, and hydroiodic acid at -10. We know the lower the pKa value, the stronger the acid. So as we go down this way, we are decreasing in pKa values, and therefore we are increasing in acid strength. So we're increasing in acidity. Therefore, hydroiodic acid is the strongest acid out of these four because hydroiodic acid has the lowest value for the pKa. If hydroiodic acid is our strongest acid, the conjugate base must be the most stable. So the conjugate base to hydroiodic acid would be the iodide anion, I-. So here we have all of the different conjugate bases. We'd have the fluoride anion, which is the conjugate base to HF. We have the chloride anion, which is the conjugate base to HCl. We have the bromide anion, which is the conjugate base to HBr. And of course, again, the iodide anion, the conjugate base to Hi. The iodide anion must be the most stable because Hi is our strongest acid. So we can explain the stability of this conjugate base in terms of the size of the ion. Remember, as you go down a group on the periodic table, you would increase in the size of the anion. So let me go ahead and write anion instead of ion here. So we increase in the size of the anion. So why does that help to stabilize the conjugate base? Well, we need to think about this negative charge here. So we have a negative charge in the iodide anion, and we have this charge spread out over a large volume of space. And that makes the anion more stable. So remember, electrons repel each other, but if you can spread out the negative charge over a large amount of space, then you can better stabilize that negative charge. So this is more stable than, for example, the fluoride anion. The fluoride anion has a negative charge that's concentrated in a small volume of space, and so that destabilizes this anion compared to the iodide anion. And the iodide anion becomes the most stable, and therefore Hi is the most likely to donate a proton, and therefore Hi is our strongest acid out of these four.
Notice this is different from the previous video where we talked about electronegativity. There we were comparing elements in the same period on the periodic table. So we were moving horizontally across our periodic table this way. And in that video, the fluoride anion was the most stable one because fluorine's our most electronegative element and therefore best able to stabilize a negative charge. But as you go down a group on the periodic table, your electronegativity decreases. So that can't be the dominant trend because if your electronegativity decreases as you go down, right, just thinking about electronegativity, that would predict HF to be the strongest acid, and that's not what we observe. So as you go down a group on the periodic table, it's the size of the anion that determines the stability of the conjugate base. So the larger the anion, the better it is to stabilize a negative charge, and therefore the more stable the conjugate base. The more stable the conjugate base, the more likely HX is to donate a proton, and therefore the stronger the acid. Another very important factor to think about is the strength of the bond. We've already said that hydroiodic acid is our strongest acid with the lowest pKa value. So this bond right here must be the easiest to break. If it's easy to break this bond, right, that makes it easy to donate this proton. So we can get an idea of the bond strengths for our binary acids by looking at bond dissociation energies. So you could also call these bond energies or bond enthalpies. So remember, bond dissociation energy measures the amount of energy that's needed to break a bond in the gaseous state. So if we look at our hydrogen halides and we think about our bonds, notice what happens to the bond energy. Right? It's the hardest to break this bond, the bond between hydrogen and fluorine. This takes the most energy to break this bond. And as you go down, we see we decrease in bond dissociation energy. So it only takes 299 kilojoules per mole to break this bond between H and I. And I should say these are approximate bond energies, and you'll see several different values in different textbooks. So if the HI bond is the easiest to break, that means when you're thinking about the acids, right, this bond is the easiest to break, therefore it's the most likely to donate a proton, and therefore it has the lowest value for the pKa, and hydroiodic acid is the strongest out of these four binary acids.